नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत। बहुत सारे सवाल हैं जिनके आज हम आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों के साथ चल रहे हों, अमेरिका की नीतियों को फॉलो करने की बात हो रही है, या फिर फॉलो करने की बजाय हम उसको ये कह लें कि कॉपी करने की बात हो, या जो है वो दिलजीत दोसांझ साहब के मुलाकात की बात हो। हम दिलजीत से शुरुआत करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से दिलजीत की मुलाकात हुई, तब ये कहा जा रहा था कि दिलजीत बड़े मुखर हैं मोदी सरकार की नीतियों के अगेंस्ट। लेकिन इस मुलाकात को आप कितना सामान्य मानते हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ आज इस तरीके के हालात भारत ने बनाए हैं अपने, चाहे वो अपने अमित शाह साहब हों, या फिर अजीत डोभाल साहब, या अब नए में अडानी साहब, इन सब के बीच में दिलजीत साहब की जो चीजें चलती थी, वो कहा यह जाता था कि भाई कनाडा अमेरिका से स्पॉन्सर्ड होते हैं ये, तो क्या इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आसान होंगी? बहरहाल ये मुलाकात ही कुल मिलाकर के कैसे एनालाइज किया जाए इसको? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। दलजीत दोसांझ एक भारत के कलाकार हैं, जो भारत में परफॉर्मेंस करते थे। अब उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका और कनाडा की जो प्रवासी भारतीयों के अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनको भी उनका गाना और उनका जो स्टेज शो है वो पसंद आता है। और सडनली काउचेला में जाकर वो अपना वर्चस्व कायम कर देते हैं कि भाई पंजाबी गाने वाला, पगड़ी बांधने वाला एक सरदार भी दुनिया में अपनी पॉपुलैरिटी को एस्टैब्लिश कर सकता है। ये तो पृष्ठभूमि है दलजीत दोसांझ की। फिर वो इंडिया टूर के लिए आते हैं। इंडिया टूर में आके वो 10 सिटीज का टूर करते हैं। अहमदाबाद में टूर करते हैं तो बताया जाता है कि भाई यहाँ आप शराब का गाना मत गाइए, क्योंकि यहाँ तो गुजरात में शराब बैन है। तो वो कहते हैं भाई मैं तो गाना, जो मेरे लिरिक्स हैं वो तो लिरिक्स है, मैं लिरिक्स में अब उसको एडिट तो कर नहीं सकता। तो उसके बाद वो ये ट्वीट भी करते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इसका मतलब है कि अहमदाबाद की जो पुलिस या वहाँ का प्रशासन है उसको इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि मैं शराब का या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। हालाँकि उनके गानों में उनके जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें वो नाच, गाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी चलानी, अच्छी शराब पीनी या अच्छा खाना खाना, क्योंकि पंजाब का एक कल्चर रहा है। और ये कल्चर गुरदास मान से शुरू हुआ था। कि आपने सुना होगा उनका जो पंजाबी गाना था कि अपना पंजाब होवे, घर दी शराब होवे। तो वो कल्चर जो है वो गुरदास मान के समय से और उनके पहले से भी चलता आ रहा है। अमर सिंह चमकीला पिक्चर में उन्होंने एक्टिंग करी, और अमर सिंह चमकीला पिक्चर में एक कंट्रोवर्शियल दलित सिंगर, जो खुद पुलिस से और लोगों से डरता था कि कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए, और बाद में उसको खाड़कू या उग्रवादी संगठन के कुछ लोग उसको मार भी देते हैं, क्योंकि उसकी लिरिक्स जो होती हैं वो परिवार वालों को उसकी आपत्ति होती है, उनको उनके गानों में थोड़ी अश्लीलता होती है, जो पंजाब एक्सेप्ट नहीं करता। अव्वल चमकीला की पिक्चर में भी वो एक्टिंग करते हैं, और वहां पर वो उसको एक तरीके से उसको अर्बनाइज कर देते हैं अमर सिंह चमकीला को। और अमर सिंह चमकीला पिक्चर तो इतनी नहीं चली, उनके गाने ज्यादा चल गए, क्योंकि वो अमर सिंह चमकीला के गाने थे, तो डेफिनेटली एक रेट्रो फील आ जाती है। अब रही मोदी जी की बात, मोदी जी ने क्यों बुलाया दलजीत जी को? अब आपको पता है कि मोदी जी को फोटो खिंचवाने का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, तो उन्होंने कहा होगा भाई कौन कौन लोग हैं जिनके साथ मैं मिल सकता हूँ। तो उनकी पीआर टीम ने कहा होगा दलजीत दोसांझ आए हुए इंडिया टूर पे, अभी तेलंगाना में भी टूर करके आए, अहमदाबाद भी करके आए, दिल्ली में हैं, तो आपकी मुलाकात उनसे कराई जा सकती है। तो हो सकता है कि पीआर टीम ने अकस्मात ये मीट जो है वो ऑर्गेनाइज कर ली हो। पर दलजीत दोसांझ वहां पर काली पगड़ी और काले कपड़े पहन के जाते हैं, तो इसका भी कुछ लोग मायने निकालते हैं कि वो अंडर प्रोटेस्ट मिलने गए थे। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं कह सकता। आज कारणवश मैंने भी काले कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं किसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, चांस की बात है। तो वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपने दिल जीत लिया लोगों का, शायद आपके माँ बाप ने नाम आपका दिलजीत इसीलिए रखा था। अव्वल वो बातें जब चलती हैं, उसके बाद वो लास्ट में एक गुरु नानक देव जी की वाणी में कहते हैं कि गुरु नानक तो अंग संग सहाय है, कि मतलब सबके साथ है, सिर्फ याद करने की देर है। और कुछ लोग जो इन चीजों में अपना रुचि नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, तो उनके उनकी वो प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा, एक मैसेज ये मोदी जी को शायद दिलजीत दोसांझ दे गए। आपको याद होगा लॉकडाउन में एक बार जब ये गुरुद्वारे में गए थे रकाबगंज मत्था टेकने, और लॉकडाउन उस टाइम खत्म हुआ था या शायद आखिरी दौर में था, तो जब ये मत्था टेकने जाते हैं मोदी जी, तो वहां पर एक गुरपुरब के किसी फंक्शन में, और मनजिंदर सिंह सिरसा उनके साथ होते हैं, वो मत्था टेक के जब निकल रहे होते हैं, तो वहाँ कथावाचक जो कथा कर रहे होते हैं, तो वो उस कथा में 2 सेंटेंस ऐड कर देते हैं। शायद उस कथा का ही वो पार्ट था, पर वो
उसका उसका वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो कहते हैं कि इतना घमंड न कर, क्योंकि किसान आंदोलन उस समय चल रहा था 13 महीने से। आपको याद होगा लॉकडाउन में 2020-21 में किसान आंदोलन के चलते जब गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक जयंती पे जब वो रकाबगंज जाते हैं एज प्रधानमंत्री, तो वो कथावाचक उनको ये वार्निंग देते हैं कि इतना घमंड न कर, ये घमंड अच्छे अच्छे राजाओं का टूट गया तो तेरा भी टूट जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं जब वो बाहर निकल रहे होते हैं, वो कथा चल रही होती, तो ऐसा लगता है कि शायद ये कथावाचक उनको देखकर ही या अकस्मात वो बात उन पर जच जाती है। अव्वल दिलजीत दोसांझ का मोदी जी से मिलना मोदी जी के लिए तो कोई हानिकारक नहीं है। मोदी जी तो सेलिब्रिटीज को मिलते रहते हैं। अव्वल दिलजीत दोसांझ को दिक्कत ये आ सकती है कि उनका सारा बिजनेस जो है वो कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन पॉपुलेशन के लिए है। वहां पे शोज करते हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय जिनको कनाडा में ये कहा जाता है कि वो खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं या एक सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू की आपने देखा किस तरीके से घुस के मारने की सुपारी दी गई और अजीत डोभाल का नाम उसमें उजागर हुआ। हरजीत सिंह निज्जर हत्याकांड में ब्रिटिश कोलंबिया एम्बेसी के हमारे लोग और गृह मंत्रालय के डायरेक्ट तार जुड़े हुए थे। निखिल गुप्ता जो लड़का पकड़ा जाता है चेक रिपब्लिक में, गुजरात का एक ड्रग डीलर, वो अमेरिका जब एफबीआई उसको लेके जाती है, वो विकास यादव का नाम जो है घोषित करता है। तो एक चीज ये समझ में आती है कि अब सरकार जो है वो घुस, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान की हुई थी 2019 के पहले, तो एक नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम तो घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हम किसी की वेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हो गया। 26/11 को अगर के संकलन में अगर हम बात करें, 26/11 के बहुत सारे प्रूफ, जिसमें हाफिज सईद का इन्वॉल्वमेंट और वहां के कुछ उग्रवादी संगठनों का पाकिस्तान में जो बैठे वहां के हैंडलर्स हैं, वो उस 26/11 की के बॉम्ब ब्लास्ट या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट उससे पहले 93 के थे। उसमें दाऊद का भी नाम आया था 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में। अब ये क्या हमें मान लेना चाहिए कि अब हमारी सरकार जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो क्या अब हमारी सरकार जो है बांग्लादेश, अभी एक लेटेस्ट हाल ही में 2-3 दिन पहले की मैं आपको खबर बता देता हूँ, बांग्लादेश में कुछ संगठनों के कुछ लोगों का वहां पे हत्या कर दी जाती है। एक स्ट्राइक वहां भी होती है, तो ये कहा जाता है कि भारत की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने उनके लोकेशन को ट्रैक किया और उसके बाद हमारे कमांडोज ने जाकर बांग्लादेश में ये हत्या को अंजाम दिया। अब बात ये आ जाती है कि चाइना जिस तरीके से हमारे देश में अतिक्रमण करके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अरुणाचल में 20 से 22 गांव जो है अरुणाचल ने बसा दिए हैं। अब अरुणाचल में गांव बसाने का, चाइना का अधिकरण करने का क्या फॉर्मूला है? आपके देप्सांग और देपचौंग वैली में, पैनगोंग में फिंगर 8 से फिंगर 4 पे जिस तरीके से हम लोग पीछे आ गए हैं और हमारे एरिया में हमें बफर जोन बनाना पड़ गया है, तो उसकी तकदीर अब खुल गई कि चाइना $137 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है $137 बिलियन। $1 बिलियन में 8500 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप मैथमेटिक्स कर लीजिए कि $137 बिलियन कितने होते हैं। $137 बिलियन पे ब्रह्मपुत्रा पे, तिब्बत के पास, इंडियन बॉर्डर के ऊपर, अरुणाचल में जहां यू टर्न करती है ब्रह्मपुत्रा, रिपेरियन स्टेट का मतलब ये होता है कि हम और बांग्लादेश उस ब्रह्मपुत्रा के पानी पे डिपेंडेंट है। तो अब वो ब्रह्मपुत्रा पे $137 बिलियन का डैम बना रहा है, जिसमें रिपेरियन स्टेट जो इंडिया है, बांग्लादेश है, उसको कंसल्ट ही नहीं किया गया है। तो हमारे विदेश जो सचिव हैं जायसवाल साहब, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है कि आपने हमसे कोई बात ही नहीं की और आपने ये डैम का जो है वो सिस्टम पूरा बना दिया। अब उन्होंने कह दिया कि ये मेगा हाइडल प्रोजेक्ट जो है, ये उस डैम किस लिए बनाए जाते हैं आपको पता ही है, कन्वेंशनल एनर्जी के लिए, बिजली बनाने के लिए और कई संयंत्र लगाने के लिए। इस तरीके के, हो सकता है कल को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी कोई लग जाए या न्यूक्लियर हाइडल प्रोजेक्ट भी वहां लग जाए। तो अब हिंदुस्तान जिसको लाल आंख चाइना को दिखानी चाहिए, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, ये छोटे छोटे कंट्रीज में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आपको याद होगा कि हमारी सिलीगुड़ी की जो चिकन नेक है, जो भूटान के रास्ते से सिलीगुड़ी के रास्ते जाती है, वहां पर भी 850 किलोमीटर का अतिक्रमण कर चाइना ने वहां पे 7,000 परिवारों को 20 गांव बसा दिए। और उस 850 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो एक स्ट्रेटेजिक लैंड है, उसके एवज में भूटान को उन्होंने साउथ में वो कर दिया है, उनको कॉम्पनसेट कर दिया है। भूटान जो कि एक मित्र देश है, आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब अंतिम संस्कार था, भूटान के नरेश यहाँ आकर अपने घुटनों पर बैठ के उनकी जो धर्म पत्नी है गुरशरण कौर जी, उनसे बात कर रहे थे और वहां पर किसी तरीके का सम्मान भूटान नरेश को नहीं दिया गया, फॉरेन डिग्नेटरीज को नहीं दिया गया, निगम घाट के गेट बंद कर दिए गए। तो जो फॉरेन में रह रहे सिख डायस्पोरा है, वो इस बात को मान लेता है
कि मोदी सरकार माइनॉरिटीज को बिल्कुल दसवें दर्जे का नागरिक मानती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो। ग्राहम स्टेन्स की हत्या के आरोपी आपने देखा, जो जो पार्लियामेंट में जो इस तरीके का धक्का मुक्की हुई मकर द्वार पर, जिसमें उनको चोट आ जाती है सारंगी साहब को, और उनको मिलने लाइन लगा के 70 मेंबर पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर्स जाते हैं, और शिवराज चौहान की वहां फोटो दिखाई जाती है जिसमें वीडियो में साउंड ऑफ कर दी जाती है। और वहीं आपके लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम जो रहे हैं, और एक तरीके से जनसंघ में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2 एमपीज थे तब भी वो वहां पे थे। तो उनके जब वो आईसीयू में जाते हैं, उनको मिलने कोई नहीं जाता है। तो इस तरीके का जो नेशनल जिंगोज्म जिसको कह लीजिए, या इस तरीके की एक जो परिभाषा अब नए भारत की बन रही है कि ये भारत एग्रेसिव है। आप देखते हैं किस तरीके से हमारे जो भगवान भी हैं, पहले राम और हनुमान की जब फोटो दिखाई जाती थी, तो ये दिखाया जाता था कि वो बड़े शांति ढंग से बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत ही मंगल मूरत हनुमान जी को कहा जाता था। और राम जी की प्रतिमा को और सीता जी के साथ बैठ के सिया राम करके एक कपल को दिखाया जाता था, जो अ, आदर्श 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 हैं, हमारे आदर्श हैं, या हमारे लिए वो विभूति हैं, एक हमारे लिए वो एक एग्जाम्पल हैं कि हमको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, करुणा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, उसको लेके कैसे चलना चाहिए। अब पीछे आपने देखा कि पोस्टर्स ही बदल गए। हनुमान जी के पोस्टर लगे होते हैं गाड़ियों के पीछे, वो एग्रेसिव हनुमान जी आ गए। राम जी के हाथ में तीर और बाण आ गया, वो एग्रेसिव राम हो गए। सीता का तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो या तो राम राज्य है या लंका राज्य है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से लंका के साथ, श्रीलंका के साथ हम लोगों का बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। कोलंबो का पोर्ट का काम जदानी साहब को मिल तो गया, पर श्रीलंका ने भी कई प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ कर लिए। नेपाल नरेश ओली साहब जब गए चाइना में, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे कंट्री को एड चाहिए, हमारे फर्म फाइनेंशियल क्राइसिस में है। और आपको याद होगा कोरोना काल के बाद से जो छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, मॉले है, इवन इंडिया है, हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.5% पे टिकी हुई है, जबकि हमारी जीडीपी मनमोहन सिंह के समय 8.5% से 9% पे चल रही थी। तो वो जो हमारा धक्का लगा, और अभी तक कोरोना काल के बाद से अभी तक हमारी जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हमारे डोमेस्टिकली हम लोग काफी बुरे हाल में हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, अपना पैसा कमा के चले जाते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट वहीं का वहीं रहता है। रिलायंस की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 साल में, स्टैटिक है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, डिमांड नहीं है, सप्लाई साइड वैल्यू बढ़ती जा रही है। जियो ने जिस तरीके से 20 से 30% टैरिफ रेट बढ़ाए, आपने खुद ही देखा कि 26 मिलियन लोगों ने जियो की सदस्यता, जो जियो के टैरिफ प्लान्स हैं उनको छोड़कर या तो बीएसएनएल में चले गए या एयरटेल में चले गए। तो जाहिर तौर पर उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं मोदी जी के समय में, चाहे वो इंडिया इंडो चाइना रिलेशंस हो, चाहे ब्रिक्स में रशिया और चाइना के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे क्वाड 4 का ऑस्ट्रेलिया, यूएस का इंडिया अभिन्न अंग है जिसमें चाइना को कैसे कर्टेल करना है। अब अमेरिकन पॉलिसी तो ये है कि हम चाइना पे टैरिफ लगा देंगे, पर दूसरी तरफ जब प्रेसिडेंट जो अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्वेरिंग इन करते हैं, तो उस स्वेरिंग इन में किनको इनवाइट किया जाता है? शी जिनपिंग को इनवाइट किया जाता है। टैरिफ की धमकी देने के बावजूद अल साल्वाडोर के पीएम को बुलाया जाता है, अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है। किस लिए? क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका हो, उसकी पॉलिसी तभी चलेगी जब साउथ अमेरिका को वो सपोर्ट करेगा। अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये सब अमेरिका थ्रू पनामा कैनाल जो है अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, और अमेरिका को एक तरीके से जितनी भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट अमेरिका में नहीं उगाया, जैसे जैसे मक्के की खेती अमेरिका में होती है, बाकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो न्यूजीलैंड से आते हैं, कोलंबिया से आते हैं, बहुत सारा सामान मेक्सिको से आता है, बहुत सारा सामान कनाडा से आता है। तो ट्रम्प साहब जिस तरीके से टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं कि मैं 60% टैरिफ चाइना पे लगा दूंगा या 30% टैरिफ कनाडा पे लगा दूंगा, तो उनकी भी काफी इस पे जगहसाई हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो हमारे यहाँ से जाता है। लंबर वुड है, स्टील है, लोहा है, कंस्ट्रक्शन का और मटेरियल है, सीमेंट है, क्रूड ऑयल है, और काफी सारे पेय पदार्थ हैं जो कनाडा से जाते हैं। मेक्सिको में बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे लो कॉस्ट वर्कर्स काम करते हैं, और पूरा वहाँ के जो बड़े बड़े कारोबार हैं अमेरिका के, रिटेल के और होलसेल के, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है कि जितनी वहाँ कंज्यूमशन होती है उस हिसाब से वो इकोनॉमी चलती है।
क्योंकि डिमांड वहां जनरेट होती है और सप्लाई साइड जो सारी चाइना से या चाइना के जो आगे एलाई कंट्रीज हैं जो वहां पे फैक्ट्रीज लगी हैं, चाहे वो ईवी व्हीकल्स हो, गाड़ियां बनानी, ऑटो एंसिलरी यूनिट्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की चीजें हों। तो अगर आप सारे समावेशी राजनीति को देखें तो इस समावेशी राजनीति में मोदी साहब कहीं ना कहीं अकेले थकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके की बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक्स करके कि हमने बांग्लादेश में घुस के 4 आदमी मार दिए, हमने पाकिस्तान में घुस के 10 लोगों को मार दिया या सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, या हमने कनाडा में हरजीत सिंह निज्जर का मर्डर कर दिया, या हम गुरुपतवंत सिंह पन्नू को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो देश का दुश्मन है। तो अब ये चीजें भारत समझ चुका है, भारत ग्रो कर चुका है। जिस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं इसमें लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, लोगों को नई इंडस्ट्री चाहिए, लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाइए, आप सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाइए, आप इस तरीके की इनोवेशंस कीजिए कि आप वर्ल्ड की सप्लाई चेन में कोई एक महत्वपूर्ण वैल्यू एडिशन कर सकें। क्योंकि आईटी क्षेत्र में जब आईटी ये सर्विसेज आई थी तो उसमें तो भारत में बहुत सारे जॉब जनरेट हुए, हम लोग बैक ऑफिस बन गए वर्ल्ड का। लेट 80s अर्ली 90s में आपने देखा, जिसकी शुरुआत 81 में हुई और 99 2000 तक वो बहुत अच्छा आईटी आईटीएस का कारोबार चला। उसके बाद आपने देखा वैश्विक मंदी आई और 2008 के बाद तो बिल्कुल ही आईटी आईटीएस का बिजनेस बैठ गया। यहाँ जितने भी आईटी आईटीएस के प्रोजेक्ट्स लगे वो सब बिल्डिंगें खाली हो गई, या एसईजेड जो खुले जाने थे वो नहीं खुल पाए क्योंकि उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पर अब नई नई कंपनी आ रही हैं, तमिलनाडु में आपने देखा किस तरीके से एक चेन्नई का लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, हीरानंदानी ग्रुप ग्रेस कंपनी को लेकर आए हैं। टाटा सोलार को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उनको मॉड्यूल्स बनाने का, सोलर मॉड्यूल्स बनाने का, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारा काम इंडिया में है, क्योंकि हर स्टेट को 10 से 15% एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है वो अक्षय से लेनी पड़ती है या विंड एनर्जी से लेनी पड़ती है। उसमें भी आपने मोनोपलाइजेशन कर दिया, अदानी को हर जगह आप आगे रखते हैं, टेंडर्स प्रोसेस इस तरीके के करते हैं जिसमें सिर्फ अदानी को टेंडर मिले और जो बाकी दो उसमें बिडर्स होते हैं वो अदानी द्वारा ही खड़े या स्थापित किए गए होते हैं, और महंगी बिजली बेची जाती है स्टेट्स को रिश्वत देके, और उसकी जो भुगतान है वो कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। हमारे आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट था 10 साल का शक्तिकांत दास के समय से 4 ±2%, आज हमारा इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कितना है, 9.5 से 11% है, वेजिटेबल इन्फ्लेशन 13% है, फ्यूल इन्फ्लेशन 9.83% से नीचे कभी गया नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज में इन्फ्लेशन है। रुपए की वैल्यू का, अगर आप 1 लाख रुपए 2008 में कमाते थे और वही 1 लाख रुपए अगर 2024 में कमाते हैं तो उस रुपए की वैल्यू मात्र 34,000 रुपए रह गई अगर उसका कॉस्ट इंडेक्सेशन करें। हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी कम होती जा रही है, बेरोजगारी भुखमरी बढ़ती जा रही है। आपने लोगों को 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 2 वक्त के राशन पे, 5,000 रुपए के राशन पे डिपेंडेंट कर दिया है। आप कहते हैं हम आवास योजना में घर बना के देते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना, आप बड़े बड़े उद्योग लगाइए ना। आप क्यों देते हैं मकान आवास योजना? मत दीजिए मकान आवास योजना में, मकान तो वो खुद बना लेंगे अगर उनके पास काम होगा। तो देश को पंगु करना, देश को एक तरीके से भीख मांगने के कगार पे खड़ा कर देना, और चुनिंदा कुछ लोग ही। अब मैं एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे देश में अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 144 या 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसको आप उससे डिवाइड करें तो करीब $2,800 पर एनम की पर कैपिटा इनकम आती है। और उसमें अगर आप सिर्फ अदानी और अंबानी को माइनस कर दें तो 200 बिलियन माइनस हो जाएंगे। अगर टॉप 10 को माइनस कर दें तो 400 बिलियन माइनस हो जाएंगे। और टॉप 1% को माइनस कर दें तो, और टॉप 5% को माइनस कर दें तो देश में ये $2,800 की जो पर कैपिटा इनकम है ये घट के $1,300 रह जाती है। और $1,300 का मतलब है कि आप सब सहारन कंट्रीज से भी नीचे हैं। तो जिस आदमी की आमदनी ही नहीं है वो बेचारा सरवाइव कैसे करेगा? शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात है। और सभी सरकारें, चाहे वो स्टेट की हों या सेंटर की हों, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में, फ्रीबीज बांटने में सबसे आगे चल रही हैं। आपने देखा बसेस का कॉन्ट्रैक्ट, महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने बसों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस कर दिया कि हम अभी बसें नहीं खरीद सकते। तो आप लोगों को फ्री बस राइड क्यों दे रहे हैं जब आप बसें नहीं खरीद सकते? जब आप लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते तो फिर आप स्कूल नहीं बना सकते तो आप फ्री शिक्षा की बात क्यों करते हैं कि 12वीं तक हम लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे? तो ये लाडकी बहना, लाडका भाई, लाडका किसान, ये पॉपुलर स्कीम लॉन्च करके, और जिन्होंने स्कीम लॉन्च की उनको आपने सीएम नहीं बनने दिया। फडणवीस साहब तो बड़े आराम से कहेंगे कि जी वो एकनाथ शिंदे थे, वो तो प्रॉमिस कर गए, लाडका भाई, लाडकी बहन और लाडका किसान, हमें तो नहीं पता ये लाडका कौन है। 2100 रुपए देके उस समय वोट तो आपने खरीद दिए 4-4 महीने के पैसे। जो महिला आई, ये लो फॉर्म साइन करो, पैसा लो। तो ऑफिशियली आपने वोट डलवाने के लिए पैसा लिया। उसके बाद क्या?
क्या आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के किसानों को 3100 रुपए 3200 रुपए धान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इलेक्शन में आपने पोल प्रॉमिस किया था कि 3200 रुपए धान मिलेगा। आज वो धान 1800 में भी किसान का कोई खरीदने को तैयार नहीं है। यही तो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि चीजों को पारदर्शी कीजिए, उनको उसका कानून बनाइए। अगर एमएसपी का कानून नहीं बनेगा तो ये तो सब कहने कहलाने वाली बातें हैं। चुनाव से पहले सब कुछ देंगे, चुनाव के बाद पैसे नहीं है, फिर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करना शुरू कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम दिल्ली की सरकार में भी। आपने दिल्ली में देखा किस तरीके से पाठियों को, मस्जिद के मौलवियों को, पंडितों को पेंशन देने के लिए 15,000 रुपए का अनुदान है इनके पास, क्योंकि इनको वोट चाहिए। पर ऑटो रिक्शा वालों की समस्या के लिए समाधान करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए सीसीटीवी को किस तरीके से और इफेक्टिव किया जाए, पुलिस प्रशासन को किस तरीके से गृह मंत्रालय द्वारा इफेक्टिव किया जाए, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड फिलिंग। और गंगा की बात करने वाले यमुना की बात भी कर लें। जो प्रॉब्लम गंगा के प्रदूषण की है वो यमुना के प्रदूषण की भी है। तो हो क्या रहा है कि हमारे देश में एक इस तरीके का सेटअप बन गया है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और फॉरेन कंट्री में जाके घुस के मारने का एक रिवाज चल पड़ा है। जवाबदेही नहीं है किसी की। और अदानी मामले में आप जो यूएस में फंसे हैं, वहां भी वो कोर्ट के मामले को सारा फेडरल कोर्ट में डाल दिया गया है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, जिन्होंने वारंट इशू किए थे। अब सर्च वारंट इशू करना, जो वारंट इशू करने वाली अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है, क्योंकि पुलिस उनके अंडर होती है। अब आपने क्या किया, उस मामले को, सिविल केस को और क्रिमिनल केस को एक ही जज के अंडर कर दिया। कल को वो भी, अब क्या होगा, उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, विटनेसेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको ये दिखाई देगा कि अगले 2-3 साल ये मामला चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इस मामले को दबा दिया जाएगा। तो जयशंकर साहब वहां क्या करने गए थे? मोदी जी के लिए इनवाइट लेने नहीं गए थे, वो अदानी के लिए इम्यूनिटी बाय करने गए थे। मोदी जी ने कहा आप मुझे बुलाइए ना बुलाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चहेते, मेरे प्रिय, मेरे अनुज, मेरे पार्टनर अदानी को बचा लीजिए। जाते जाते जो बाइडेन ने इनको गिफ्ट दे दिया। और गए कौन? जयशंकर साहब, क्योंकि अजीत डोभाल तो जा नहीं सकते, तो वही जाके एनएसए को मिल रहे हैं, जैक सॉलिवन को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जो अब चीजें हमारे देश में, बाहर के देशों में हो रही हैं और दुनिया देख रही है। विश्व गुरु कहलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं गच्चा खा गए हैं। अब तो मुझे वो शांत भी लग रहे हैं, बहुत रेयर अपीयरेंसेस देते हैं, वो एग्रेशन उनका समाप्त हो गया है। दिल्ली में इलेक्शन है, ठीक है, 1-2 भाषण बड़े-बड़े दे देंगे, जय श्री राम की उद्घोषणा कर देंगे, गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लेंगे, दिलजीत दोसांझ को बधाई लिया। पर एक बात और भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी में एक काबिलियत तो है, वो जिस चीज को हाथ लगाएं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे दिलजीत दोसांझ हो, सत्यानाश तो पीट ही देते हैं उनका। जी राम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे एक साथ इसमें कलेक्ट हो गए और तमाम सारी जानकारियां जो है वो इसमें निकली। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू।